हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप के साथ में स्वागत है। आज हम लोग 13th ऑफ नवंबर टू 16th ऑफ नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या फिर ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, उन सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी ऐप के साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आपसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज पूरा कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के क्विक रिवीजन की। इससे पहले अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली करते क्या है, तो क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली प्रीवियस लेक्चर यानी पिछले करंट अफेयर्स का हम लोग एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, उसको एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। चलिए, तो हमने फर्स्ट न्यूज क्या देखी थी, भोपाल रेलवे स्टेशन को भोपाल रेलवे स्टेशन को भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग दी है। 4 स्टार रेटिंग दी है FSSAI ने। किसमें? और एक सर्टिफिकेट दिया है ईट राइट स्टेशन का एक सर्टिफिकेट भी इसे प्रदान किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है ये किस लिए दिया जाता है, तो ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट न्यूट्रिशियस फूड या हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड पैसेंजर्स को प्रोवाइड कराने के लिए ये दिया जाता है, ईट राइट सर्टिफिकेशन। जिसमें किस स्टेशन को ये मिला हुआ है खिताब या ये सर्टिफिकेट मिला है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। इसके अलावा अगली न्यूज क्या थी, तो अगली न्यूज हमने देखी थी बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट में। बेंगलुरु बेंगलुरु में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके नए टर्मिनल या आप कहें टर्मिनल 2 का इनॉग्रेशन किया था रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने। टर्मिनल 2 का इनॉग्रेशन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और वहां पे एक स्टैच्यू का भी इनॉग्रेशन किया गया है जिसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आपको ये याद रखना है ये किसका स्टैच्यू है, तो ये कैंपेगौड़ा जी का स्टैच्यू है। ध्यान रखना है, कैंपेगौड़ा जी का स्टैच्यू है। कैंपेगौड़ा जी कौन है, तो ये बेंगलुरु शहर के फाउंडर हैं। बेंगलुरु सिटी के क्या हैं? फाउंडर हैं। ये वाली बात हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा थर्ड न्यूज क्या थी, तो थर्ड न्यूज हमने देखी थी कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया। कहां से? तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, ये वंदे भारत यानी प्राइवेट जितनी भी ट्रेन हैं उनमें 5th नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कहां है, तो फर्स्ट कहां से कहां तक चलती है, तो बाया वाराणसी से दिल्ली चलती है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है। इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज में हमने देखा था बिम्स्टेक कंट्रीज के बारे में। बिम्स्टेक कंट्रीज के बारे में आप उसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बिम्स्टेक ने रिसेंटली बिम्स्टेक की एक मीटिंग हुई है, इंडिया जिसे होस्ट कर रहा था, सेकेंड एग्रीकल्चर मीटिंग। ठीक है, उसके अलावा 5th नंबर की जो न्यूज है वो क्या थी, तो 5th नंबर की न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 5th नंबर की न्यूज थी हमारे पास महात्मा गांधी महात्मा गांधी अवार्ड 2021 का दिया गया। कब? अभी 2022 में दिया गया है 2021 का अवार्ड, नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड। जो जिसे कौन देता है, तो बाय MP गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड के तहत कितनी प्राइज मनी दी जाती है, तो 10 लाख रुपीज ये अवार्डी को दिया जाता है। और ये किसे दिया जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ट्रस्ट या फिर आप ऐसे बोलिए कि ऐसे किसी पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है जो कि गांधीयन फिलोसॉफी पर बेस्ड होकर या गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए सोशल सर्विस करता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे पर्सन को ये अवार्ड पर्टिकुलर दिया जाता है। और ये किसे दिया गया है, तो 2021 का अवार्ड ये दिया गया है
ग्रेविस, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को दिया गया है 10 लाख रुपीस का अवार्ड या नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड 2021 का। तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड 2021 को का किसे दिया गया है? ग्रेविस यानी ग्रामीण विकास विज्ञान समिति। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये क्या है? हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय, हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला ये सबसे, आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी प्राइज मनी के बारे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और साथ साथ हाईएस्ट ऑनर है, इस वजह से भी ये पूछा जाता है। चलिए, इसके अलावा हमने अगली न्यूज क्या देखी थी? तो अगली 6 नंबर की हमारी जो पर्टिकुलर न्यूज थी वो क्या थी, चलिए देख लेते हैं। तो 6 नंबर में हमने देखा था, एक और न्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट, एमपीज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल प्लांट कहां स्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट, बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ये स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट। इस इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, C2H5OH इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसका यूज इथेनॉल का बेसिकली कहां किया जाएगा? तो इसका यूज एज अ फ्यूल या एज अ ईंधन किया जाएगा, यानी ईंधन के रूप में इसका मेजरली रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए और वहां से आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर जो हमारा होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में जो ये करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए बात करते हैं। पहली चीज तो हमने, आप सभी को पता होगा, 14 नवंबर को यानी 14 नवंबर को, 14 नवंबर को प्रत्येक साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो आप सभी को ये वाली बात पता होगी कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो कि, जो कि हमारे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इन्हें प्यार से बच्चे क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू कर, चाचा, चाचा नेहरू के रूप में बुलाते थे, है ना, प्यार से बोलते थे बच्चे। और इसके अलावा बच्चों के अधिकारों और कल्याण और शिक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत प्रत्येक साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के अधिकारों, कल्याण और उनकी शिक्षा के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब जान लेते हैं चाचा नेहरू के बारे में या फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। जिनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद, इलाहाबाद शहर में। कब? 14 नवंबर 1889 को। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये बाल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ये बेसिकली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, यानी कश्मीर में रहने वाले पंडित थे। और ये बाद में कश्मीर से माइग्रेट करके कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं 18वीं सेंचुरी में। इसके अलावा इनके फादर का नाम याद रखना है आपको, मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, जो कि एक रीनोन लॉयर या रीनोन वकील थे। और इन्होंने इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपनी सक्रिय भागीदारी दी है, और साथ ही साथ ये कई बार लीडर भी रहे हैं। ठीक है, 1930 वाली कॉन्फ्रेंस में ये क्या रहे हैं? लीडर भी रहे हैं। इसके अलावा इनकी सिस्टर का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई? तो 27 मई 1964 या 27 मई 1964 को इनकी हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रंस डे के बारे में हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 14 नवंबर को। 14 नवंबर आपको याद रखना है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ये किसकी याद में या किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इसे मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को जी को बच्चे प्यार से क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू करके बुलाते थे। इसके अलावा ये पर्टिकुलर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका मेन एम क्या है या उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों,
कल्याण और शिक्षा के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, यहाँ हिंदी में मिल जाएगी। सारी चीजें आप पीडीएफ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेंटली केबीसी में एक क्वेश्चन आया था कि भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भारत और पाकिस्तान का मैच जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच है वो किस क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि खेला गया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, जो कि सबसे बड़ा ग्राउंड है। ये वाली बात भी आपको पता होगी। तो हमने क्या देखा, हम लोग देख रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप 2022 का ये खिताब किसने जीत लिया है, इंग्लैंड ने जीत लिया है। किसको हराया है, पाकिस्तान को हराया है। कई लोग मैच देखते हैं तो उनको वैसे भी चीजें याद होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ये पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2022 की, तो मैंने आपको बताया होस्ट कंट्री कौन सी थी, तो होस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा इंडिया आपको पता है सेमीफाइनल में बाहर हो गया, सेमीफाइनल में बाहर हो गया। इसके अलावा और क्या याद रखना है, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन थे, तो हाईएस्ट रन स्कोरर आप सभी के फेवरेट प्लेयर विराट कोहली थे, विराट कोहली। ठीक है, तो बिल्कुल ये याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लैंड इंग्लैंड क्योंकि जीत गया है खिताब, तो प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है, तो प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं ये प्लेयर जो आपको दिख रहे हैं। इनका नाम क्या है, सैम करन इनका नाम है। तो सैम करन प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच या टूर्नामेंट कौन रहा है, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है सैम करन। ठीक है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में, आप सभी को पता होगा जो देखते हैं मैच। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, यही सारी चीजें आपको, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, सारी चीजें आपको यहां पर स्लाइड में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी को यह ध्यान रखना है किसने जीता है ये ध्यान रखिए, किसको हराया है ये ध्यान रखिए, और तीसरी चीज कौन सी कंट्री से होस्ट कर रही थी ये ध्यान रखिए। तो फाइनल का जो मुकाबला है ना, फाइनल का मुकाबला ये भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो सही चीज हमने देख ली, विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल, तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें आप पीडीएफ से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप की। पूरा इतिहास जान लेते हैं कि आईसीसी टी20 मेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें कौन सी कब कब हुआ है और कौन सी कंट्री जीती है सबसे ज्यादा बार, या फिर आप ऐसा कहेंगे कौन सी कंट्री रिसेंटली जीती है। सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इंडिया कब जीता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको इसमें याद क्या रखना है कि भारत सिर्फ एक ही बार ये खिताब जीत सका है, और वो कब है, 2007 में। 2007 में एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली बार जीता था। किसने, जब ऑर्गेनाइज किया गया टी20, वैसे भी टी20 जो खेल है वो 2007 से ही आया है, और 2007 में ही इसका पहला सेटअप किया गया या पहला वर्ल्ड कप रखा गया। 2007 में फर्स्ट वर्ल्ड कप रखा गया, और उस टाइम पर विनर कौन रहा है, तो विनर रहा थी टीम इंडिया। और कौन सी कंट्री ने उस टाइम होस्ट किया था, तो साउथ अफ्रीका में ये खेल ऑर्गेनाइज करवाया गया था। रनर अप कौन रहा है, पाकिस्तान, यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था और 2007 में ये खिताब जीता था। आप लोग बहुत बार हाइलाइट्स देखते होंगे न्यूज में या फिर कई जगह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कई जगह आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, तो कई जगह इसके वीडियोस मौजूद हैं। तो इंडिया सिर्फ एक बार जीता है, और इस बार बहुत उम्मीद थी कि इस बार इंडिया लाएगा खिताब, लेकिन ला नहीं पाया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। फिर हमने देखा 2009 में कौन जीता है, तो 2009 में पाकिस्तान, 2010 में इंग्लैंड। और आपको मैं बताऊं तो जैसा आपको दिख रहा होगा 2010 और 2022 दोनों पर आपको ध्यान देना है कि दोनों जगह कौन जीता है खिताब, इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड के टोटल नंबर ऑफ टी20 मेंस वर्ल्ड कप के कितने खिताब हो गए हैं, तो 2 खिताब हो गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड कितनी बार टी20 मेंस वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो 2 बार जीत चुका है। कौन सी कंट्री रिसेंटली होस्ट की है, तो आपको 2022 का आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली होस्ट किया है। ठीक है, किसको हराया, पाकिस्तान को हराया। बाकी लिस्ट आपको यहां से देख के याद कर लेनी है या पढ़ लेनी है एक बार। इसके अलावा 2024 यानी 2024 का जो टी20 मेंस वर्ल्ड कप है वो कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो वो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्गेनाइज कराया जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए बात करते हैं आईसीसी के अपकमिंग इवेंट यानी अब होने वाले और आईसीसी के इवेंट कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यूएसए और वेस्ट इंडीज में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके अलावा 2026 का कहां ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? इंडिया और श्रीलंका में। तो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि 2022 का भी हो गया है ऑस्ट्रेलिया में, 2024 का कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज में। और 2026 का ऑर्गेनाइज कराया जाएगा इंडिया और श्रीलंका में। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी, मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहां ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। इसके अलावा मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की कहां? इंडिया में। तो आपको ये चीजें वैसे भी याद रखनी है कि 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी कहां होने वाली है? इंडिया में होने वाली है। अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया ने कब जीता है चैंपियंस ट्रॉफी? तो 2016 में। 2016 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में। किसने? इंडिया ने। इसके अलावा आईसीसी मेन 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 में, यानी अगले साल ही होने वाला है, पुरुषों का 50 ओवर यानी ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है। कहां पर? इंडिया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वैसे भी याद होगा कि हमने यानी 2011 में पुरुषों की टीम ने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था। 2011 आप सभी को वो साल याद होगा, बहुत हिस्टोरिक ईयर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 50 ओवर क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में, और जिसमें युवराज सिंह, आप सभी को पता होगा, युवराज सिंह और ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की वो लास्ट फिनिशिंग सिक्सर भी आप सभी को याद होगा। लास्ट फिनिशिंग सिक्सर बहुत ही जबरदस्त था, सभी लोग फैन है उसके। तो वही जो जो उस टाइम पर भी 2011 पर भी इंडिया ने ही होस्ट किया था वो वर्ल्ड कप, और फिर से एक बार इंडिया होस्ट करने वाला है अगले साल ही 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 का कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। नामीबिया, ये तीन कंट्रीज होस्ट करने वाली हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 का। ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें याद रखनी है आपको। चलिए बात करते हैं हम लोग जनजातीय गौरव दिवस की। ये जो प्रीवियस हमने सारी चीजें देखी हैं आईसीसी के अपकमिंग इवेंट में, इनमें आपको कुछ चीजें बिल्कुल याद रखनी है। वो है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कहां ऑर्गेनाइज होगी, ये पहली बात। दूसरी बात कि आईसीसी मेन 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 का कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इंडिया में। उसके अलावा 2024 का टी20 वर्ल्ड कप कहां होगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। तो ये तीन चीज तो आप मेजरली रूप से याद रखें, रफ एंड टफ। चलिए बात करते हैं अगली चीज। रिसेंटली 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया है हमने। और ये किसकी याद में, किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? तो ये एक ट्राइबल लीडर हुआ करते थे जिनका नाम है बिरसा मुंडा, या आप उन्हें इस नाम से भी जानते हैं, भगवान बिरसा या बिरसा मुंडा। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक साल अब से मनाया जाएगा, या पिछले साल से मनाया जा रहा है, प्रत्येक साल मनाया जाएगा। अब पिछले साल ही नरेंद्र मोदी जी ने इसका नया नाम दिया है, जनजातीय गौरव दिवस, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। और जनजातीय गौरव दिवस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त ट्राइबल लीडर थे, जिन्होंने उलगुलान रिवोल्ट, या जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं मुंडा रिवोल्ट के नाम से, मुंडा रिवोल्ट, इसमें ये मुंडा रिवोल्ट के लीडर रहे हैं, और जबरदस्त इनका पार्टिसिपेशन उसमें रहा है। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को कर ना दें या टैक्स ना दें, या फिर जो साहूकार होते थे उस समय ब्रिटिश टाइम पीरियड पर, उस टाइम पर यानी मॉडर्न टाइम पीरियड पर जो साहूकार लगान वसूलते थे, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कर वसूल करती थी, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। और उस रिवोल्ट में मुंडा जी शहीद हो गए लेकिन उनकी याद में ये पर्टिकुलर दिवस, या फिर आप कहें उनका एक बहुत ही जबरदस्त एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जनजातियों का अपलिफ्टमेंट करने में उनका एक जबरदस्त पार्टिसिपेशन था। इस वजह से उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल 15 नवंबर, 15 नवंबर, कई बार एग्जाम में अब ये पूछा जा सकता है 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यह ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, किसकी याद में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा या भगवान बिरसा की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। सारी चीजें आपको यहां पर स्लाइड में मिल जाएंगी, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा जी के बारे में वैसे ही मैंने आपको सारी चीजें बता दी, हम लोग एक फिर से देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 1875 को, 1875 को इनका जन्म हुआ था। और ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये जो मुंडा है ना, ये मुंडा ट्राइब है, एक है ना, एक
जनजाति है। इसके अलावा ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज धरती अब्बा, या फिर इन्हें क्या कहा जाता था, यानी कि बिरसा मुंडा जी को धरती अब्बा या अर्थ फादर के रूप में भी जाना जाता है। तो दो चीजें याद रखनी है आपको, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, 1875 को इनका जन्म हुआ मुंडा ट्राइब में। इसके अलावा इन्हें धरती अब्बा या अर्थ फादर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक रिबेलियन या एक रिवोल्ट लड़ा, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उलगुलान रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट। कई बार ये एमपीपीएससी या एमपीएसआई कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा किस रिवोल्ट से संबंधित है। ऐसा प्रश्न आया था कि बिरसा मुंडा जी किस रिवोल्ट से संबंध रखते हैं, तो पर्टिकुलर उनका रिवोल्ट क्या है, तो उसका नाम है उलगुलान रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट किया गया था, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड फ्यूडल स्टेट सिस्टम। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड मासेस टू स्टॉप पेइंग डेब्ट्स, इंटरेस्ट टू मनी लैंडर्स एंड टैक्सेस टू ब्रिटिश। बिल्कुल, ये इन्होंने क्या किया था, ये जो आपको दिख रहे हैं लीडर, ये हैं आपके बिरसा मुंडा जी। इन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी अपनी ट्राइब्स के लोगों को इकट्ठा किया और उनको उनको जागरूक किया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं उनको अवेयर किया, पर्टिकुलर इस वजह से क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उन ट्राइब्स का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। आप सभी को पता होगा कि ये जंगलों में अक्सर निवास करते थे और इन्हें जंगलों से भी बहिष्कार कर दिया गया था कई जगह पर। और साथ ही साथ इनको पर्टिकुलरली इस वजह से इन्होंने मासेस को, यानी कि सभी लोगों को, अपनी जाति के सभी लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि इन्होंने विरोध करना था, इनको विरोध करना था ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स का विरोध ये किस रूप में करते हैं, तो टैक्स ना पे करके या फिर कर ना देकर ये विरोध करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो ये इन्होंने ब्रिटिशर्स को कर ना देने का फैसला लिया और मनी लेंडर यानी कि साहूकार लोगों को इंटरेस्ट यानी ब्याज ना देकर इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया। और उसका नाम क्या है, उस रिवोल्ट का नाम है मुंडा रिवोल्ट या उलगुलान रिवोल्ट। ठीक है, पर्टिकुलरली किस किस रीजन से ये आते हैं, तो झारखंड वाले रीजन से ये आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, झारखंड वाले रीजन से ये आते हैं। इसके अलावा सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि उनका जन्म 1875 मुंडा जनजाति में हुआ, धरती अब्बा या पृथ्वी पिता के रूप में जाना जाता है, और गुलान रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो विद्रोह किया, इनका जो विद्रोह था ये ब्रिटिश सरकार द्वारा सामंती राज व्यवस्था के खिलाफ लगाया गया था। उन्होंने साहूकारों को कर्ज, ब्याज और अंग्रेजों को कर देना बंद करने के लिए जनता को संगठित किया, जैसा कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो आपको ये जो पर्टिकुलर स्टैटिक क्वेश्चन है ना बिरसा मुंडा जी के बारे में, एक्चुअली में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इस न्यूज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बस इतना था कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो इतना ध्यान था आपको कि 15 नवंबर को प्रत्येक साल बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। लेकिन जितने भी एग्जाम जो कि मेंस में होते हैं, मेंस के जो भी एग्जाम होते हैं, वहां पर 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए, या जैसे एमपीपीएससी में बिरसा मुंडा जी के बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है मेंस में, स्पेशली 3 मार्कर या 5 मार्कर। तो ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, या फिर आप ऐसा बोलें, ये जो पर्टिकुलर आपको मैंने ये स्लाइड दी है, वो पर्टिकुलरली आपके एमपीपीएससी मेंस के 3 और 5 मार्कर को कवर करती है। यानी कि 3 और 5 मार्कर में आप इतना सारा कंटेंट बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी ये रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इस वजह से हमने इसको इस तरह से कवर किया। चलिए बात करते हैं, नताशा पिक मुशर इलेक्टेड द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोवेनिया कहाँ की कंट्री है, तो स्लोवेनिया यूरोप की एक कंट्री है। आपको याद रखना है, स्लोवेनिया यूरोप की एक कंट्री है। और वहां की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बन गई है, तो वहां की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है नताशा पिक मुसर। ठीक है, तो आपको ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। नताशा पिक मुसर क्या बन गई हैं, कंट्री स्लोवेनिया की पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्लोवेनिया कहां पर मौजूद है, तो स्लोवेनिया मैंने आपको जैसा बता दिया, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। और अगर आपको स्लोवेनिया मैप में नहीं मिल रहा हो, तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इस पूरे वर्ल्ड के मैप में आपको ये वाली जो पर्टिकुलर जगह है, जिस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह का नाम है आप सभी की सबसे फेवरेट जगह स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ये पर्टिकुलर जगह है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, तो ये वाला जो एरिया है, वो ये जो एरिया है, ये है इटली का एरिया है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका इटली, बिल्कुल। इसके अलावा ये जो आपको पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है, ये है आपका फ्रांस। तो इसके आसपास आप देखेंगे, तो इसके आसपास बिल्कुल ये वाली जो जगह है, ये है आपका स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया। इसके ऊपर आपको ऑस्ट्रिया मिल जाएगा और यहां पर आपको मिल जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है आपका, वो क्या है, जर्मनी का एरिया। तो इस जगह पे आपको पर्टिकुलरली सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं, स्लोवेनिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो स्लोवेनिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1991 में युगोस्लाविया से ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। कब, 1991 में। ठीक है, अलग हुआ था बिल्कुल।
इसके अलावा यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है यूरो, और ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। तो करेंसी याद रखना है यूरो, और स्पेसिफिकली आपको क्या याद रखना है, नताशा पेक-मूसर के बारे में। नताशा पेक-मूसर जो कि कंट्री यानी स्लोवेनिया की पूरे देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, स्लोवेनिया की नताशा पेक-मूसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो स्लोवेनियन या इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है कि आपको 110%, 100% आपको आने वाले हर एक एग्जाम में ये जो न्यूज है या ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा वहां पर। तो आपको ये न्यूज बहुत ही ध्यान से पढ़नी है और ध्यान से सुननी है। ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति है इसका नाम याद रखना है कि रिसेंटली शरत कमल टू रिसीव 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है 2022 में, तो 2022 में शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये जो है हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर ऑफ इंडिया है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, इसलिए आपको ध्यान रखना है किसे दिया गया है, शरत कमल अचंता को, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और ये कब दिया जाएगा, 30 नवंबर को, रिसेंटली 2022 को ये खिताब दिया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसे, शरत कमल अचंता। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, बिल्कुल आपको अगले 1 साल तक याद रखना है। 1 साल में होने वाले हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये, और साथ ही साथ इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो शरत कमल अचंता है ये किस स्पोर्ट से संबंध रखते हैं, तो ये टेबल टेनिस स्पोर्ट से संबंध रखते हैं। तो टेबल टेनिस का नाम याद रखना है। टेबल टेनिस में किसका नाम याद रखेंगे, शरत कमल अचंता का नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड के लिए 25 स्पोर्ट्समैन को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 5 कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्लाइड में दिख जाएंगी। आपको सिर्फ इसमें, इस पूरी स्लाइड में आपको इतना ध्यान रखना है शरत कमल अचंता के बारे में, जिन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, और ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है, ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। इसके अलावा बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर अवार्ड है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये अवार्ड, इस अवार्ड का प्रीवियस नाम क्या था, तो इसका प्रीवियस नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका प्रीवियस नाम था। अगर मैं आपको बताऊं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को कब इंस्टीट्यूट किया गया, तो ये 1991 एंड 92 से इसे प्रत्येक साल ये प्लेयर्स को दिया जा रहा था। यानी 4 कंजिक्यूटिव साल किसे दिया जाता है, जो 4 साल में सर्वश्रेष्ठ, मतलब पिछले 4 साल में जिनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा होगा उन्हें ही ये खिताब दिया जाता है या ये अवार्ड दिया जाता है। और इसे कब से इंस्टीट्यूट किया गया, 1991 से 92। बाद में उस समय इसकी प्राइज मनी क्या थी, तो उस समय इसकी प्राइज मनी थी 7.5 लाख रुपीज, 7.5 लाख रुपीज। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम लोग बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये कब से, तो 2021 में क्या हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम रख दिया गया, और उसका नया नाम क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2021 में इसका नया नाम क्या हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इसकी जो प्राइज मनी है इसे भी बढ़ा दिया गया, और इसे कितना रखा गया, 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कितनी प्राइज मनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपीज प्राइज मनी के रूप में दिया जाता है। पहले कितना था, 7.5, और बाद में कितना हो गया, 25 लाख रुपए हो गया। कब हो गया, कब ये सारी चीजें हुई, ये बदलाव कब हुए, 2021 में ये बदलाव हुए सारे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या सारी चीजें स्लाइड में है उनको भी देख लेते हैं। तो हमने बता दिया कि 2022 का खिताब किसने जीता है, शरत कमल अचंता ने। उसके अलावा इसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इंस्टीट्यूट कब किया गया, 1991 टू 1992। करंट नेम इसका क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे 6 अगस्त 2021 से इंप्लीमेंट किया गया। इसके अलावा यह एक इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, जिसे कौन देता है, कौन सी मिनिस्ट्री देती है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, फॉर स्पेक्टेक्युलर
and most outstanding performance in the field of sport by a sport person over a period of 4 year। तो मैंने ऑलरेडी ये वाली बात आपको बता दी कि पिछले 4 सालों में जिस भी स्पोर्ट पर्सन का, जिस भी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ये अवार्ड यानी मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड देती है या उसे सम्मानित किया जाता है। इसकी प्राइज मनी कितनी है? तो करंट प्राइज मनी आपको याद रखना है, प्रीवियस नहीं याद रखना है। प्रीवियस का क्या याद रखेंगे? प्रीवियस इसका नाम क्या था। तो प्रीवियस नाम पूछा जाता है कि इसका पहले का नाम क्या है, तो पहले का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बाद में इसका नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। प्राइज मनी क्या है? 25 लाख रुपीज। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन रहे हैं? फर्स्ट रेसिपिएंट यानी 1991-92 में पहला ऐसा खिलाड़ी कौन सा था जिसे इस अवार्ड यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था या हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया था? उस प्लेयर का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथन आनंद। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज कौन है? विश्वनाथन आनंद, जो कि एक चेस लीजेंड है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मेजर ध्यानचंद जी कौन थे। तो मेजर ध्यानचंद जी एक हॉकी प्लेयर थे। मेजर ध्यानचंद जो कि एक हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने कंसेक्यूटिव 3 साल मेजर ध्यानचंद जी की बात करें, मैं एक फैक्ट आपको बता रहा हूं जो कि स्लाइड में मौजूद नहीं है। 1928, 1932 एंड 1936 ये पर्टिकुलरली क्योंकि 4-4 साल में वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है, तो ये 1928, 1932 और 1936 में जो वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप रखा गया था जिसे इंडिया ने जीता था, उसके ये मेंबर रहे हैं ध्यानचंद जी। और इन्हीं के सम्मान में यानी मेजर ध्यानचंद जी की सम्मान, जो कि एक हॉकी प्लेयर है, इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक साल 29 अगस्त को ध्यान रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको अभी बताया जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में 29 अगस्त को प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अदर विनर्स कौन थे, तो ये पूरी बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, वैसे बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, लेकिन कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम ध्यान रख लेते हैं। तो इसके अदर विनर हैं सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस, धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम, रानी रामपाल इन 2020। ठीक है, तो इन सभी को इस पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें एक और फैक्ट मुझे याद आ रहा है, उस फैक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो नाम है अभिनव बिंद्रा जी का, ये यंगेस्ट प्लेयर है, ध्यान रखना है, ये यंगेस्ट प्लेयर है, यंगेस्ट प्लेयर हु रिसीव दिस खेल रत्न अवार्ड या पर्टिकुलर ये अवार्ड के जो विजेता हैं अभिनव बिंद्रा, ये यंगेस्ट प्लेयर है, यानी सबसे कम उम्र में पाने वाले इस अवार्ड के रेसिपिएंट हैं। कौन रेसिपिएंट है? अभिनव बिंद्रा। तो बिल्कुल याद रखना है, सबसे कम उम्र में ये अवार्ड किसने जीता है, तो अभिनव बिंद्रा जी ने जीता है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है द प्राइज मनी गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड। नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड में मध्य प्रदेश सरकार कितनी प्राइज मनी से सम्मानित करती है पर्टिकुलर रेसिपिएंट या ऑर्गेनाइजेशन को? 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज, ये आपके ऑप्शन है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप इसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये पर्टिकुलर जवाब देने से आपको चीजें लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं, और साथ ही साथ आप जब जवाब लिखते हैं तो एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, लोग कुछ अच्छा सीख रहे हैं इससे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, इन मध्य प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट हैव हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आउट ऑफ नहीं है, ये वाली बात हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर डला हुआ है। इन मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा या हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था 1021 उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का क्या है सेक्स रेशियो है, इस वजह से ये क्वेश्चन डला हुआ है। आपको आपके ऑप्शन है मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर या खंडवा, ये 4 आपके ऑप्शन है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ये पर्टिकुलर सेशन की। तो ये पर्टिकुलर सेशन आपको अच्छा लगे या आपकी कोई सजेशन हो या कोई आपका फीडबैक हो, अच्छा या बुरा जो भी कुछ हो, आप सभी मुझे YouTube कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आपका एक फीडबैक मुझे हर बार कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, इस वजह से आप अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अन्य लोगों यानी बहुत सारे अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए,
जिससे मुझे भी लगातार प्रोत्साहन मिलेगा और मैं लगातार आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगती है तो इसका फीडबैक देना मुझे ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।